आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी कि आसियान के बारे में। दुनिया के नक्शे पर नज़र डालें। आपके ख्याल से कौन कौन से देश एशिया के दक्षिण क्षेत्र में आने चाहिए यानी कि आसियान में जो ये ग्रुप बना आसियान का, इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल होने चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय भी और उसके बाद भी एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी यानी कि यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का ये शिकार होता रहा। यानी कि यूरोप और जापान यूरोपीय पावर में आ जाता है, जैसे ब्रिटेन है, इंग्लैंड जिसको कहा जाता है। तो यूरोप और जापानी उपनिवेशवाद के ये शिकार होते रहे यानी कि ये गुलाम बनते रहे तथा भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत भी इन्होंने चुकाई। राजनीतिक कीमत कैसे कि इनका अपने ही देश पर कोई प्रभुत्व नहीं था, ये गुलाम थे। और आर्थिक कीमत जैसे हमने अपने भारत में देखा कि हमारे जो भी संसाधन थे जिनसे कि हमारी अर्थव्यवस्था को विकास मिल सकता था, उन सब पर किसका अधिकार हो चुका था? यूरोपीय देशों का यानी कि इंग्लैंड का अधिकार हो चुका था। तो इस प्रकार से इन देशों ने भारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली बहुत बड़ी कीमत यहाँ पर चुकाई। युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्रीय निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, तो दोबारा से अपने राष्ट्र का निर्माण करना, आर्थिक रूप से ये जो पिछड़ गए थे, पीछे रह गए थे इकोनॉमिकली, और पॉवर्टी लाइन बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब ये देश हो गए थे, इनको ऐसी समस्याओं का सामना इन सभी देशों को करना पड़ा। इसी शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबावों को भी इनको झेलना पड़ा। कैसे? क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय दो महाशक्तियाँ थी। कौन कौन सी दो पावर थी? यूएसएसआर और यूएसए यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है और शीत युद्ध जब शुरू होता है तो उस दौरान इन सभी कंट्रीज़ पर, जो नई कंट्रीज़ जो आज़ाद हुई थी उस समय, जो भी नए देश आज़ाद हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसमें कि हमारा देश भारत भी आता है, इन सब पर यह दबाव था कि वो किसी न किसी एक ग्रुप यानी कि या तो अमेरिका में शामिल हो जाएं या फिर शामिल हो जाएं यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ में। टकरावों और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। अब ये जो टकराव हो रहा था कि किसी एक ग्रुप में शामिल होना है, तो ये जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो भी कंट्रीज़ थे, ये इन सिचुएशन को संभालने की स्थिति में उस समय नहीं थे। क्योंकि इनको क्या देखना था उस समय, इनके सामने तो अपने ही देश की बहुत सारी समस्याएं थी। तो ये दूसरी समस्याओं को, ये जो बड़ी समस्या चल रही है कि एक ग्रुप में शामिल हो, इसको कैसे देखें? पहले तो इन्हें यही है ना कि हम अपने देश की जो समस्याएं हैं उनसे सुलझें। जैसे कि अगर हम अपने ऊपर इस एग्जाम्पल को लेके, अगर हमारे पास खाना ही खाने को नहीं है तो ये जो वोट डालना है ये सब है। अगर वोट डल भी रहे हैं, कोई इलेक्शन हो रहा है और एक गरीब आदमी को कह दिया जाए कि आप वोट डालें, वोट डालेगा या ये देखेगा कि आज मुझे रोटी कैसे मिलेगी पूरे दिन? तो यही बात यहाँ पर थी एक तरह से कि देश को, जो भी ये देश आज़ाद हुए थे, इनको पहले अपनी पर्सनल जो देश की समस्याएं थी उनसे जूझना था। ऐसे में बांडुंग सम्मेलन होता है और गुट निरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और जो ये तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारागार नहीं रहे थे। अब जो ये तीसरी दुनिया के देश थे, ये कौन से थे? ये वही देश थे जो अभी आज़ाद हुए थे, जिनको नई आज़ादी अभी मिली थी, उनको तीसरी दुनिया के देश कहा गया। क्योंकि ना तो ये विकसित थे ना विकासशील थे, तो इनको कहा गया कि तीसरी दुनिया के देश हैं ये। ठीक है। तो इनके मध्य में ये जितने भी देश आज़ाद हुए थे, इनको इकट्ठा करना जरूरी था। तो ऐसे में बांडुंग सम्मेलन एक होता है जो कि इंडोनेशिया के बांडुंग सिटी में होता है, इसी वजह से इसका नाम बांडुंग सम्मेलन पड़ता है। और इसके अंदर 29 कंट्रीज शामिल थे, जो एशियाई भी थे और अफ्रीकी भी थे। ठीक है। लेकिन ये सम्मेलन किस लिए कराए गए थे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसे नाम NAM नाम के नाम से जाना जाता है, NAM नाम के नाम से जाना जाता है, ये भी दुनिया के इन देशों में एकता कायम करने या कोई भी मध्यस्थता करने में कामयाब नहीं रहे। तो ऐसे में क्या हुआ
इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन बना लिया, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, आसियान। आसियान की फुल फॉर्म देखें, ठीक है। ए मीन्स एशियन, ई मीन्स ईस्टर्न, एशियन, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व एशियाई जो साउथ ईस्टर्न जो कंट्री थे, साउथ एशियन ईस्टर्न कंट्री थे, उनका जो सहयोग से जो भी ये कंट्रीज बने, सॉरी जो ये ग्रुप बना, इसको किस नाम से जाना गया, आसियान के नाम से जाना गया। 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। यानी कि 1967 में इसमें जो 5 कंट्री थे वो क्या हो गए, शामिल हो गए। वो कंट्री कौन कौन से थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अब ये एक पिक्चर हमें दिखाई गई है जिसमें कि हमें आसियान के प्रतीक चिन्ह को दिखाया गया है, जिसमें 10 बालियां दिखाई गई हैं। धान है, ये धान की तस्वीर है जिसमें 10 बालियां हैं। और ये जो 10 बालियां हैं, ये जो इस ग्रुप में शामिल, आसियान ग्रुप में शामिल 10 कंट्री थे, उनको दिखाती हैं। जो आप मतलब इनको इकट्ठा जुड़ा हुआ दिखाया गया है, तो मीन्स आपस में मित्रता और एकता के धागे से ये बंधे हुए हैं, ठीक है। और ये जो वृत्त है, ये आसियान की एकता का प्रतीक है। अब जो आसियान है, आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या था, आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। यानी कि जो इनके भी ये कंट्रीज थे, इनके विकास को तेज करना और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास बढ़ाना। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसका क्या था, उद्देश्य था। यानी कि कानून का शासन, यानी कि ये किसके, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य थे, जो असूल थे, उनको ये वैल्यू देता है और उस पर आधारित उन्हीं मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है, जो उसके उद्देश्य हैं, उन्हीं पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को भी ये बढ़ावा देना चाहता है। अब बाद के वर्षों में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए और इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। तो ये 10 देश ही उस पिक्चर में हमें दिखाई दिए हैं। यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अधिराष्ट्रीय संघ बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। जैसे हमने पढ़ा था कि यूरोपीय संघ जो था वो धीरे धीरे क्या बन गया था, एक राजनीतिक संघ बन गया था। उसने अपना झंडा भी बना लिया, उसने अपनी करेंसी भी बना ली, तो मतलब उसका जो रोल था वो एक डिफरेंट रोल था। लेकिन जो हमारा ये आसियान है, इसने ऐसा नहीं किया। इसने औपचारिक नहीं बना, अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप, या इसने अनौपचारिक रूप से और किसी के बीच में कोई टकराव ना हो, जितने भी इसमें कंट्री शामिल हैं, और आपसी सहयोग का इसने एक नया उदाहरण जो है हमारे सामने पेश किया। अब आसियान ने ये जो उदाहरण पेश किया, इसकी वजह से इसने काफ़ी यश कमाया। जो इसकी शैली थी, जो इसका वे था काम करने का, वो बिल्कुल डिफरेंट था। क्योंकि कि ये कोई औपचारिक हो तो फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पड़ रहा था, बल्कि कि ये क्या चाह रहा था कि कैसे भी अनौपचारिक रूप से मतलब आपस में बातचीत करके मामलों को सुलझाया जाए। जबकि यूरोपीय संघ जो था वो क्या कर रहा था, वो औपचारिक रूप से हर काम करता था और कुछ देश उससे खुश थे, कुछ देश उससे खुश नहीं थे। तो जो इसकी काम करने की जो टेक्निक थी, उसको क्या कहा गया, आसियान शैली, एशियन वे इसे कहा गया। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना भी महत्वपूर्ण रहा। अब जो आसियान था, इसने जो अपना कामकाज किया, जो इसकी टेक्निक थी, उसमें उसने सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय सार्वभौमिकता होती है, यानी कि उसने किसी भी देश की जो प्रभुसत्ता है उसका पूरी तरह से सम्मान किया। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया है। लेकिन अब धीरे धीरे इसका जो दायरा है वो बढ़ रहा है। 2003 यानी कि 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में
कदम उठाए हैं जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलते जुलते हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। यानी कि जो आसियान है, ये जो ग्रुप है, ये कोई भी किसी भी जो इसके अंदर देश शामिल है, जो कंट्रीज इसमें शामिल है, अगर उनके बीच में कोई भी क्षेत्रीय विवाद होता है, यानी कि आपसी कोई विवाद होता है किसी भी प्रकार का, इसकी कोशिश रहती है कि ये उसको युद्ध में ना बदले। सैनिक टकराव मीन्स युद्ध ना हो, उसको वहाँ तक ना लेके जाया जाए और ना ले जाए, इस सहमति पर यह आधारित है। 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए जिनके द्वारा हर सदस्य ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग और हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर और संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की। अब 2003 तक इन्होंने जो कंट्रीज इस ग्रुप में शामिल थे, उन्होंने बहुत सारे समझौते आपस में किए जिसमें हर सदस्य देश ने किसके ऊपर बल दिया? शांति, निष्पक्षता होनी चाहिए, सहयोग आपस में हो और कोई किसी के क्षेत्र में किसी प्रकार का इंटरफेयर ना करे। आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना भी की गई। तो इन्होंने अपना आसियान कंट्रीज ने अपना एक क्षेत्रीय मंच ARF भी बनाया जिसका मकसद क्या था कि विदेश नीतियां जो आपस की हैं इन कंट्रीज की, उसमें आपस में तालमेल बनाया जा सके। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और यह ऐसा ही बना रहा, यानी कि इसने राजनीतिक ग्रुप बनने की, पॉलिटिकल ग्रुप बनने की कोशिश नहीं की। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है। यूरोपीय संघ के बारे में हमने पढ़ा था कि जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे है, सेकंड नंबर पे। लेकिन जो आसियान क्षेत्र की है वो काफ़ी छोटी है, पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेज़ी से हो रहा है। इसके चलते इस क्षेत्र में इससे बाहर इसके प्रभाव में तेज़ी से वृद्धि हो रही, क्योंकि इसका विकास जो है वो बहुत तेज़ हो रहा है, तो इसका प्रभाव दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना है। अब आसियान का जो उद्देश्य है वो क्या है? आसियान आर्थिक समुदाय जो बनाया इन्होंने, इकोनॉमिकली एक ग्रुप बनाया, उसका क्या उद्देश्य है कि जो भी आसियान ग्रुप में जो कंट्रीज हैं, आसियान देश जिन्हें कहा गया, वो एक साझा बाजार बनाए और उत्पादन वहाँ पर मतलब चीज़ें बनाएं जो कि मिलजुल कर बनाई जाएं। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहता है। अब यह क्या चाहता है कि जो इस क्षेत्र के देश हैं, यानी कि इस एरिया में जो कंट्रीज आते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई में, उसके जो आर्थिक मैटर्स हैं, जो आर्थिक विवाद हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको ये सुलझाए। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA बनाने पर भी ध्यान दिया है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने कर भी दी है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से यह बात निकली है। इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को और पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है। यानी कि जो आसियान है वो युद्ध नहीं चाहता, टकराव नहीं चाहता, बल्कि कि बातचीत करके विवादों को निपटारा करना चाहता है। इसी तरीके से उसने कंबोडिया के बीच जो टकराव था और पूर्वी तिमोर का जो संकट था उसको भी सुलझाया है। और पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 में नियमित रूप से वार्षिक बैठक भी आयोजित की है। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षक बना दिया। यानी कि जो आसियान है उसकी मौजूदा जो आर्थिक स्थिति है, अब उसमें किसने भाग ले लिया है? भारत और चीन ने। क्योंकि भारत, चाइना तो आप सबको पता ही है कि ये विकसित कंट्री है और भारत भी तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था है।
तो जब इन्होंने यहाँ इसमें आसियान में निवेश करना शुरू कर दिया है तो इसकी जो अर्थव्यवस्था है तो वो और भी ज़्यादा आकर्षक हो गई है। शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल के वर्षों में अपनी नीति सुधारने की भारत ने कोशिश की है, क्योंकि भारत को नहीं पता था कि आसियान का क्या महत्व हो सकता है, इसकी तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अभी कुछ ही के वर्षों में भारत ने अपनी नीति में बदलाव किया है और भारत ने 2 आसियान कंट्री जो हैं मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है, यानी कि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई मतलब टैक्स वगैरह नहीं देना होगा। और मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड में किया गया है। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पता चला कि 2010 में आसियान यानी कि सभी कंट्री से भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू कर दी गई। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। आसियान की जो असली ताकत है वो क्या मानी गई है कि ये अपने सदस्य देशों के साथ और जो इसके सहभागी देश हैं यानी कि जो इसमें शामिल हैं उनके साथ और गैर क्षेत्रीय संगठन यानी कि जो दूसरे संगठन के साथ ये संवाद यानी कि बातचीत और परामर्श, सलाह मशवरा करता रहता है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच भी उपलब्ध कराता है। यानी कि ये केवल एक ऐसा एशियाई क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक यानी कि एशियाई देशों और विश्व शक्तियां जो हैं अमेरिका है, रसिया है, कोई भी है, उनके बीच में राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए क्या करवा रहा है, एक पॉलिटिकल मंच यहाँ पर उपलब्ध करवा रहा है।